Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 29th of December 2023. तो गाइज आज है तारीख 29 दिसंबर 2023 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आपने इंस्टाग्राम पर भी जाना होगा। वहाँ पे जाके फिर से लिखना है दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 14,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है पोंग डैम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड। इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2011 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों, नीचे ऑप्शन में दिए गए लोगों में से कौन से लोग हैं जो कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत एलिजिबल हैं बेनिफिट्स को उठाने के लिए। ऑप्शन नंबर ए, एडल्ट मेंबर्स ऑफ ओनली द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब हाउस होल्ड्स। तो केवल क्या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो एडल्ट मेंबर्स हैं वही एलिजिबल हैं इसके लिए। या फिर ऑप्शन नंबर बी, एडल्ट मेंबर्स ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड्स। या फिर ऑप्शन नंबर सी, एडल्ट मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड्स ऑफ ऑल बैकवर्ड कम्युनिटीज। या फिर ऑप्शन नंबर डी, एडल्ट मेंबर्स ऑफ एनी हाउस होल्ड। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ पे भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों, आज से लगभग कुछ महीने पहले ये न्यूज़ का डिस्कशन हो रहा था। कतर के अंदर जो कोर्ट है उन्होंने 8 एक्स नेवी ऑफिसर्स को मौत की सज़ा सुना दी थी। अब मौत की सज़ा इन्होंने क्यों सुनाई थी, उसके पीछे का कारण ये दिया था कि वो जो 8 एक्स नेवी के ऑफिसर्स हैं जो कतर में काम कर रहे थे, स्पेशली वो एम्प्लॉयज़ थे दारा ग्लोबल डिफेंस सर्विसेज कंपनी के। कतर की कोर्ट ने बोला कि कहीं ना कहीं वो जो नेवी ऑफिसर्स थे वो जासूसी कर रहे थे और उसी जासूसी के बेसिस पर इनको मौत की सज़ा सुनाई गई। ये सबको पता होगा, आपको बहुत डिटेल से बताया भी था जब ये पूरा न्यूज़ में आया था। तो बात थी ये 26 अक्टूबर की, जब कतर के कोर्ट ने डेथ सेंटेंस दिया इन 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स को। अब होता क्या है, उसके बाद लोगों को लग रहा था कि अब इनको फांसी मिल जाएगी। इंडिया कतर के इस स्टेटमेंट को देखकर पूरी तरह से शॉक हुआ कि आखिरकार ये हुआ क्या। और एक बात और है दोस्तों, केवल यहाँ पे बोला गया कि हाँ इन्होंने जासूसी की है, उस बेसिस पर पकड़ा गया है इन्होंने, लेकिन यहाँ पे कोई भी क्लियर एविडेंस नहीं था इनके पास में। कोई मेन सबूत, पक्का सबूत यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ा कि आखिरकार कि वाकई में इन्होंने जासूसी की है या नहीं की है। लेकिन इसके बेसिस पर इन्होंने, यानी कतर के कोर्ट ने डेथ सेंटेंस इनको सुना दी। और पहली बार हमने ऐसा कुछ देखा कि किसी देश के प्राइम मिनिस्टर इस मुद्दे में उतर कर आए। और आपको ये देखने को मिलेगा, रिसेंटली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 की मीटिंग हुई थी दुबई में, सबको पता है, ये वहीं का फोटो है। और एक तरफ आप देख पाओगे कतर के एमिर हैं शेख तमीम बिन हमद अल थानी। तो इनके साथ में पीएम मोदी ने खुद डिस्कशंस किए हुए, खुद बातचीत की है। और खुद बातचीत के दौरान दोस्तों यहाँ पर यह मुद्दा उठाया इन इंडियन नेवी ऑफिसर्स का। और जैसे ही यहाँ पर पीएम मोदी इस मामले में आए, इन्होंने यहाँ पर ये डिस्कशंस करे, उसके बाद से लगातार आप देख पाओगे जो कतर है वो इस मामले को लेकर पॉजिटिव जो कमेंट्स है वो देने लगा। कहने का मतलब है, जैसे यहाँ पर इनका डिस्कशन हुआ, 3 दिसंबर को क्या होता है, जो इंडियन एम्बेसडर हैं कहाँ पर, कतर के अंदर में, जिनका नाम है विपुल, उनको एक्सेस मिल गया कि वो यहाँ पे इन एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर से मिल सकें जिनको बंद करके रखा हुआ था। तो 3 दिसंबर को यह हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और जो सुनवाई होती है वो की गई। और फाइनली कल यानी कि 28 दिसंबर को कोर्ट ने अपना जजमेंट पूरी तरह से ओवरटर्न कर दिया है, बदल दिया है। उन्होंने बोला ठीक है, यहाँ पर हम इनको फांसी नहीं देने वाले, मौत की सज़ा नहीं दी जाएगी। तो ये पूरी तरह से जो ये इनका जजमेंट था कोर्ट का, ये पूरा का पूरा बदल चुका है।
ये हम लोगों ने यहाँ पर इसको देखा और कल बहुत सारे जो न्यूज़ आर्टिकल्स है वो इसके ऊपर लगातार पब्लिश हो रहे थे। अब क्योंकि इनको ये फांसी की सज़ा नहीं मिली है तो इस बेसिस पर हम एक पॉसिबिलिटी लगाकर ये रख सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये इंडियन नेवी के ऑफिसर्स हैं, एक्स ऑफिसर्स स्पेशली, इनको वापस इंडिया हम ला सकते हैं। थोड़ा मुश्किल है लाना, लेकिन ला सकते हैं क्योंकि भारत और कतर के बीच में ऑलरेडी एक ट्रीटी साइन हुई हुई है। ठीक है, और वो जो ट्रीटी है वो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो पावर देती है इंडिया और कतर दोनों को कि ये एक दूसरे के जो कैदी इन दोनों के देश में अगर बंद हैं तो उनको ये एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पावर के तहत, यानी कि अभी ये ट्रीटी एक्टिव नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अब यहाँ पर सभी को ये जो सज़ा दी गई थी उसको कम कर दिया गया है, तो पॉसिबिलिटी है कि इंडिया वापस से यहाँ पर इन 8 एक्स इंडियन नेवी ऑफिसर्स को लाया जा सकेगा। ठीक है, तो ये कुछ डिस्कशंस थे, कुछ नए अपडेट्स आए हुए थे जो कि शेयर करना ज़रूरी है। आई होप आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल चुकी है। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के न्यूज़पेपर में ये जो आर्टिकल था पेज नंबर 1 पर प्रेजेंट था, जो अभी हमने डिस्कस किया। उसके साथ साथ दोस्तों पेज नंबर 1 पर ही एक और आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको हम जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के साथ में लिंक करेंगे। क्या बात की जा रही है? पेगासस स्पाईवेयर के बारे में। आपने कई बार पेगासस स्पाईवेयर के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो बहुत डिटेल्स आपको बताऊंगा, हर एक चीज़ बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। हुआ क्या, एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि कुछ जर्नलिस्ट के फोन्स में ये पेगासस स्पाईवेयर पाया गया है। और एप्पल ने भी रिसेंटली अलर्ट दिया था कि हाँ, आपके फ़ोन में, यानी कि कुछ कह सकते हो ओपोजिशन एमपीज़ हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जर्नलिस्ट हैं, इन सब को एप्पल की साइड से एक अलर्ट आया था कि इनके फ़ोन को टारगेट किया गया है एक स्पॉन्सर्ड अटैक के माध्यम से। ये कुछ यहाँ पर अपडेट्स ये 30 अक्टूबर के हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, साल 2021 में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनके फ़ोन को अटैक किया गया पेगासस स्पाईवेयर से। पेगासस स्पाईवेयर का यूज़ किया जाता है किसी फ़ोन के, मतलब किसी दुश्मन को फ़ोन या फिर कोई भी जिसकी भी हमें जासूसी करनी है उसके फ़ोन में हम यहाँ पर इस पेगासस स्पाईवेयर को डालने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही यहाँ पर ये स्पाईवेयर उसके मोबाइल फ़ोन में जाएगा, उसके मोबाइल फ़ोन की सारी इन्फॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। तो यही बोला जा रहा है कि ओपोजिशन पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं प्लस जर्नलिस्ट हैं, इनके फ़ोन में कहीं ना कहीं इस प्रकार का स्पाईवेयर का अटैक देखने को मिला है। ठीक है, और दूसरी तरफ यहाँ पे बोला जा रहा है जो पेगासस है ये केवल और केवल सरकार को बेचा जाता है। तो कहने का मतलब है क्या इंडियन गवर्नमेंट ने इस पेगासस स्पाईवेयर को खरीदा है? क्योंकि इसी आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि जो हमारी केंद्र सरकार है उन्होंने अभी तक मना नहीं किया कि उन्होंने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा है या नहीं खरीदा है, नहीं तो फिर वो सीधा डिनाई कर देते, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। और अगर आप व्यापार का पूरा डेटा देखोगे तो उस डेटा के तहत हमको ये एक साइन मिलता है कि साल 2017 में ये जो पेगासस मेकर है, यानी कि इजराइल की एक कंपनी है एनएसओ ग्रुप, इन्होंने यहाँ पर इस स्पाईवेयर को बनाया है। तो कहीं ना कहीं इजराइल से यह स्पाईवेयर इंपोर्ट किया है भारत सरकार ने, ऐसा यहाँ पर कुछ डेटा शो करता है। ये बात यहाँ पे खुद इस आर्टिकल में मेंशन की जाती है। तो पेगासस केवल गवर्नमेंट्स को ही बेचा जाता है और इससे क्या किया जा सकता है, एक इंसान के फ़ोन से सारा का सारा डेटा निकाला जा सकता है। और कई सारी जो सरकारें हैं उन्होंने इजराइल से इस प्रकार के पेगासस स्पाईवेयर को परचेज किया है। ठीक है, जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट के फ़ोन में या फिर ओपोजिशन एमपीज़ के फ़ोन में यहाँ पर इस स्पाईवेयर का अटैक कर रहे हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पे न्यूज़ आर्टिकल है, लेकिन क्या इस आर्टिकल से एग्जाम के लिए कुछ आपको मिल रहा है? कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी भी हमें पेगासस स्पाईवेयर के बारे में कुछ ज़्यादा खास जानकारी मिली नहीं है। क्या है, कैसे काम करता है, ये भी तो जानना ज़रूरी है ना। ठीक है, फिलहाल तो आपने ये न्यूज़ पढ़ा कि न्यूज़ क्या चल रहा है। अब आप देखोगे ये नाम कैसे पड़ा। पेगासस बेसिकली यहाँ पर एक उड़ने वाला घोड़ा है, ठीक है, जिसके नाम के ऊपर यहाँ पर ये पेगासस स्पाईवेयर का नाम डाल दिया गया। अब जब पेगासस स्पाईवेयर की बात करते हैं तो इजराइल की एक कंपनी है एनएसओ ग्रुप, इन्होंने यहाँ पर इसको डेवलप किया है, यही यहाँ पर बेच रहे हैं सभी कंट्रीज़ को। ठीक है, और दोस्तों सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ क्या है, इस स्पाईवेयर से एक इंसान के मोबाइल फ़ोन से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। पहली चीज़, सवाल यह है कि ये स्पाईवेयर मोबाइल फ़ोन में आएगा कैसे? तो किसी एसएमएस के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, आई मैसेज, या फिर कुछ और तरीका भी हो सकता है। तो इन सब अलग अलग वेज के माध्यम से दोस्तों इस स्पाईवेयर को एक मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल किया जा सकता है। और अगर मोबाइल फ़ोन में पेगासस स्पाईवेयर आ गया, किसी के भी मोबाइल फ़ोन में ये स्पाईवेयर आ गया, तो इससे क्या होगा कि उसके मोबाइल फ़ोन से कई सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है, जैसे उसके सारे एसएमएस, ईमेल का एक्सेस मिल सकता है, फ़ोटोज़, वीडियोज़, कॉन्टैक्ट्स, रिकॉर्ड कॉल्स, व्हाट्सएप चैट्स, कैलेंडर, और माइक्रोफोन को एक्टिवेट किया जा सकता है। सबसे खतरनाक है, सपोज़ यहाँ पर कोई व्यक्ति है,
उसके फ़ोन में पेगासस स्पाईवेयर आ चुका है, उसको पता नहीं है। अब वो बड़ी बड़ी मीटिंग्स अटेंड कर रहा है ना, और उसके जेब में मोबाइल फ़ोन है उसका, तो क्या है यहाँ पे उसके माइक्रोफोन को एक्टिवेट किया जा सकता है, जो भी डिस्कशंस हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, वो सारी चीज़ें सुनी जा सकती हैं। इतना ही नहीं, कैमरे को एक्टिवेट किया जा सकता है, जीपीएस डेटा का भी यहाँ पर एक्सेस लिया जा सकता है। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है किसी के भी मोबाइल फ़ोन से, अगर उसके मोबाइल फ़ोन में पेगासस स्पाईवेयर को इंस्टॉल कर दिया जाए तो। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे समझ में आ गई। और कई बार ना क्या हो रहा है, इस स्पाईवेयर को एक व्हाट्सएप के मिस कॉल के माध्यम से भेजा जा रहा है, ऐसा भी बोला गया। नहीं तो अभी तक ज़्यादातर अटैक्स कैसे हो रहे थे, अब तो लोग थोड़े शातिर हो चुके हैं, उनके पास में लिंक आता है और सबको पता है भाई अब कोई फालतू के लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना है। फालतू के ऊपर लिंक क्लिक करने से भी जो हार्मफुल स्पाईवेयर से वो अटैक कर सकते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन को। तो यहाँ पर क्लिक का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है, सीधा व्हाट्सएप के माध्यम से एक मिस कॉल आती है और मिस कॉल आते ही वो नंबर भी डिलीट हो जाएगा और वो जो स्पाईवेयर है वो फ़ोन में एंटर हो जाएगा। और फिर उस स्पाईवेयर से दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे फ़ोन की जासूसी की जा सकती है, हर एक इन्फॉर्मेशन को निकाला जा सकता है। तो यही काम किया गया है, ऐसा इस रिपोर्ट ने बोला है। एमनेस्टी ने बोला है कि ये जो पेगासस स्पाईवेयर है ये कई सारे जर्नलिस्ट के मोबाइल फ़ोन में पाया गया है। एप्पल अलर्ट के बाद में भी यहाँ पर आपको ये जो स्पाईवेयर है वो देखने को मिल जाएगा। समझ गए, क्लियर हो गया। और दोस्तों ये जो स्पाईवेयर है ये मैंने जैसा बोला कई सारे देश, बहुत सारे देश हैं जो कि इजराइल से परचेज कर चुके हैं और वहाँ पर भी इस प्रकार के जो केसेस हैं वो हमको दिख रहे हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अब दोस्तों अगले आर्टिकल पढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो, आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर डेली करंट नोट्स के पीडीएफ अगर आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया पेगासस स्पाईवेयर, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस करेंगे, सब में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मिलेगा, नोट्स कैसे बनाना है, रेडीमेड कंटेंट, रेडीमेड नोट्स आपको मिल जाते हैं, वो भी प्रिंटेड फॉर्म के पीडीएफ में। वो पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्म में है, प्लस आप उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सेस कर सकते हो। तो आपको नोट्स बनाने की जो टेंशन है वो ख़त्म कर देनी है, क्योंकि इस पूरे क्लास के जो डिजिटल नोट्स हैं, ई नोट्स हैं, वो सब कुछ आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवाया जाता है इस ग्रुप में। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो अमाउंट है वो बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हो इतने से अमाउंट में। और ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको वहाँ पे रिप्लाई आएगा, पेमेंट का प्रोसेस मिलेगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर लेना, अच्छे से अपने आप को सेटिस्फाई कर लेना कि हाँ मुझे किस तरीके से फ़ायदे होंगे, उसके बाद जाकर इन्वेस्टमेंट करना। बाकी दोस्तों एक बात हमेशा बोलता हूँ यार, मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5000 लाइक्स का, जिसको आप यहाँ पे पहुँचा सकते हो। इतना सपोर्ट आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि बनता है ना। चलिए आगे आते हैं। अगला आर्टिकल, जैसा मैंने बोला था कल के न्यूज़पेपर में आर्टिकल प्रेजेंट था, लेकिन हम इसको छोड़ बिल्कुल नहीं सकते, क्योंकि इस आर्टिकल से ही 2 से 3 क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं एग्जामिनेशन के अंदर। ठीक है, तो बात की जा रही है हमारी केंद्र सरकार ने कोपरा के ऊपर जो एमएसपी दी जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको बढ़ा दिया है। 250 से 300 रुपये पर कुंटल कर दिया गया है 2024 के लिए। अब पहली चीज़, सर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती क्या है, पहले ये बेसिक डेटा डिस्कस करेंगे, उसके बाद मैं आपको मेन मुद्दे पर लेकर आऊँगा, ताकि आपका बैकग्राउंड यानी जो बेस है वो क्लियर हो जाए, ताकि क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, फिर हम न्यूज़ को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो दोस्तों मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, एक मिनिमम प्राइस जो कि फार्मर्स को दिया जाता है उनकी फसलों के लिए, या फिर कह सकते हो कि फार्मर्स को एक सपोर्ट मिल जाता है ना। अब फार्मर्स कहीं पर खेती कर रहे हैं, उन्होंने कोई फसल उगाई, अब वो फसल कितने रुपए में बिकती है, कम में बिकती है, ज़्यादा में बिकती है, इस तरीके से यहाँ पे मार्केट में उनको घाटा भी हो सकता है। तो उसके लिए एक अच्छा ऑप्शन ये है कि सरकार उनके लिए एक एमएसपी डिसाइड कर देती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि भाई अगर कहीं नहीं बिका तो सरकार के पास भेज देना, इतना रुपया तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो फार्मर्स को कुछ सपोर्ट मिल जाता है, कुछ सरप्लस यहाँ पे आ जाता है, तो इतना रुपया उनको मिलेगा ही मिलेगा। यही है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो ये जो प्राइस है जो कि सरकारी एजेंसी पे करती हैं जब भी फार्मर से इन फसलों को परचेज करती हैं। और दोस्तों मिनिमम सपोर्ट प्राइस दी कैसे जाती है, ज़रा ये भी सुन लो। सबसे पहले 2 इंपॉर्टेंट बॉडीज़ के नाम ध्यान रखने हैं। पहला है CACP, दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। यही वो कमीशन है जिसने रेकमेंड किया था कि हम 23 फसलों पर MSP देंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे। और इसमें ध्यान रखना 23 फसलों के लिए MSP है, और गन्ने के ऊपर भी MSP दी जाती है, लेकिन उसको MSP नहीं बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं FRP, दैट इज फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। तो जो ये कमीशन था, ये कमीशन बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का ही एक ऑफिस है। ये बॉडी आती है इस एग्जिस्टेंस में जनवरी 1965 में। ये एक एडवाइजरी बॉडी है, इसका मेन काम है एडवाइस देना, ठीक है। लेकिन अब इसका मेन काम है बस खाली एडवाइस देना, रेकमेंड कर देना। अब वो रेकमेंड सरकार को मानना है या नहीं मानना, वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो कि आपने नोट डाउन कर लेनी है, जो भी प्राइसेस बताए जाते हैं, क्योंकि ये जो एमएसपी वगैरह है ये रेकमेंड करने का काम सीएसीपी का है। तो रिकमेंडेशन कौन देता है? सीएपीसी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। लेकिन ये केवल रिकमेंडेशन देना है, और अब इसके रिकमेंडेशन पर एक ठप्पा लगाना, मोहर लगाना, अप्रूवल देने का काम किसका है? वो काम है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का, सीसीईए का। यह है दूसरी बॉडी, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को। अब पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी फसलें हैं जिसके ऊपर एमएसपी दी जाती है। तो सीरियल्स में हमारी 7 सीरियल्स है, जैसे पैडी, वीट, बार्ले, जोवर, बाजरा, मेज, रागी। इनके ऊपर ये एमएसपी दी जाती है। पल्सेस में है ग्राम, अरहर, तूर, मूंग, उड़द, लेंटिल। ऑयल सीड्स में है ग्राउंडनट, रेपसीड, मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, सीसमम, सेफ्लॉर सीड, नाइजर सीड। नाइजर सीड के ऊपर भी यहाँ पर ये जो एमएसपी है वो दी जाती है। कमर्शियल क्रॉप में हमारा रॉ कॉटन है, जूट है, एंड देन कोपरा, जो कि अभी न्यूज़ में बना हुआ है, इसके ऊपर यहाँ पर ये दिया जाता है। लेकिन शुगर केन के ऊपर एमएसपी नहीं। शुगर केन को ध्यान रखना, एमएसपी नहीं, हम फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस यानी एफआरपी देते हैं। गन्ने के ऊपर भी यहाँ पर ये एमएसपी की तरह ही है, जो अमाउंट मिलता है, बट इसको फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस के नाम से हम जानते हैं। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी देखो, इतना डिटेल से इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि यूपीएससी ने 2015 में एक सवाल पूछा। सवाल क्या है? एफआरपी ऑफ शुगर केन, गन्ने के ऊपर जो एफआरपी दी जाती है इसको अप्रूव कौन करता है? यहाँ पे रेकमेंड की बात नहीं पूछी। अब कई सारे लोग जब आधा पढ़ के जाएंगे तो वो ये वाला बी वाला सही लगा देंगे, कहेंगे सीएसीपी ये सारा काम करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। लेकिन इसका काम है केवल रेकमेंड करने का, भी आपको पढ़ाया। अप्रूवल देने का काम किसका है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स का। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। बात क्लियर हो गई, ठीक है। अब एमएसपी हमने बेसिक पढ़ा। अब आप देखो, यही कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर जिसको प्रधानमंत्री ने चेयर किया, और इसी कमेटी ने क्या किया है? एमएसपी को बढ़ाने की बात कर दी है साल 2024 के अंदर कोपरा के लिए। कोपरा क्या है? ये गोला जो आपको दिख रहा है ना, जिसको हम कोकोनट बोलते हैं, सूखा हुआ कोकोनट, वही है कोपरा। अब ये है, ये जो है पूरा कंप्लीट है, बॉल के शेप में है, तो इसको हम बोलते हैं बॉल कोपरा। एक होता है माइनिंग वाला, मिलिंग वाला, मतलब इस तरीके से टूटा हुआ होता है जिससे हम ऑयल वगैरह निकालते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कोकोनट ऑयल, ये जो निकाला जाता है, ठीक है। ये होता है मिलिंग वाला कोपरा। दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना। तो जो एमएसपी 2024 के लिए बोली जा रही है, जो एमएसपी होगा मिलिंग कोपरा के लिए, वो सेट की जाएगी 11,160 पर क्विंटल, और जो बॉल कोपरा के लिए एमएसपी सेट की जाएगी वो होगी 12,000 रुपीज़ पर क्विंटल। इस कोपरा का मेन इस्तेमाल हम करते कहाँ पर हैं दोस्तों? जो मिलिंग कोपरा होता है, जब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस तरीके से टूटा फूटे की बात कर रहे हैं, इसका यूज़ किया जाता है इसमें से ऑयल को निकालने के लिए। और जो बॉल वाला एडिबल कोपरा होता है, जिसको हम प्रॉपरली खा सकते हैं, इसको हम कंज्यूम करते हैं एज अ ड्राई फ्रूट। और ड्राई फ्रूट के साथ साथ हम इसको पूजा पाठ में भी इस्तेमाल करते हैं। पूजा में इस वाले गोला का काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं इन कोपरा के मेजर प्रोड्यूसर्स के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है स्टेटमेंट में देकर। जब बात करते हैं मेजर प्रोड्यूसर्स की, तो केरला और तमिलनाडु ये सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं मिलिंग कोपरा के, और कर्नाटका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है बॉल कोपरा का। तो दोनों के बीच का डिफरेंस आप जान ही चुके हो। प्रोड्यूसर कौन कौन है, सबसे बड़े उत्पादक कौन कौन है, ये भी जान चुके हैं। ये सारा डेटा यहाँ पर इस आर्टिकल में मेंशन्ड है, ठीक है। इसके प्रोड्यूसर कौन है, इस कैसे यूज़ किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, हर एक चीज़ मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दी है, ठीक है। तो अब नोट्स के फॉर्म में ये सारा डेटा आपको इसी पेड पीडीएफ में मिल जाता है। बाकी दोस्तों एक क्वेश्चन और देखोगे, यूपीएससी ने साल 2023 में, इस साल का क्वेश्चन पेपर थोड़ा अलग था, आपको पता है, क्योंकि ऑप्शंस की वजह से सब लोग चकरा गए थे। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन यही था। 2023 में क्वेश्चन ये था कि 3 स्टेटमेंट से बताओ इनमें से कितने स्टेटमेंट सही हैं। पहला, भारत सरकार क्या एमएसपी देती है नाइजर सीड्स को? तो अभी तो आपने पढ़ा था, हाँ बिल्कुल, नाइजर सीड्स के ऊपर एमएसपी दी जाती है ना, ये हमने पढ़ा था ऊपर। तो पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है। सेकेंड वाला और थर्ड वाले के बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे पास में है नहीं। क्या नाइजर को हम खारीफ क्रॉप की तरह कल्टीवेट करते हैं? वैसे अगर मैं बताऊं तो हाँ सही बात है। प्लस कुछ ट्राइबल जो लोग हैं इंडिया में, वो इस नाइजर सीड का जो ऑयल है वो खाना पकाने के लिए भी करते हैं। तो वैसे यहाँ पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑल 3 इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मतलब यहाँ से संबंधित एक रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर।
ये आर्टिकल हमारा जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बात कर रहे हैं ब्लैक टाइगर्स के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल दोस्तों। सिमिलीपल टाइगर रिजर्व के अंदर ये ब्लैक टाइगर्स पाए जाते हैं। आपने टाइगर देखा होगा, ऑरेंज देखा होगा, उन पर ब्लैक कलर की पट्टी होती है, लेकिन इनके ऊपर ब्लैक कलर जो है वो ज़्यादा है और येलो कलर थोड़ा कम देखने को मिलेगा। इसके पीछे का एक मेन कारण है, वो कारण क्या है वो भी आपको बताऊंगा। ये आप टाइगर देख रहे हो, ये हैं ब्लैक टाइगर्स। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों बने हैं, खबर सुनो। खबर भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत सरकार ने खुद राज्यसभा में इन्फॉर्म किया है कि यहाँ पर 10 ब्लैक टाइगर्स, जिसको हम मेलेनिस्टिक टाइगर भी बोलते हैं, तो 10 ब्लैक टाइगर्स हमारे पास में। और ये सारे टाइगर्स कहाँ पर हैं, ओडिशा के सिमिलीपल टाइगर रिजर्व में। पहली चीज़, सिमिलीपल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, ओडिशा में, और यही एक मेन जगह है जहाँ पर सारे के सारे ब्लैक टाइगर्स रहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये ब्लैक टाइगर बाकी नॉर्मल टाइगर से अलग होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, कोई ये अलग प्रजाति नहीं है, वही सेम प्रजाति है। जो बंगाल टाइगर है उसी की प्रजाति है, लेकिन इनका कलर चेंज हो चुका है। कलर में ज़्यादातर ब्लैक कलर यहाँ पर इनके ऊपर आ चुका है। इसके पीछे का रीज़न यह है कि जो इनके अंदर जीन पाई जाती है उसके अंदर एक बदलाव हो जाता है, जिसकी वजह से इनका कलर चेंज हो जाता है। और वो जीन कौन सी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहो तो लिख लेना। उस जीन का नाम है ट्रांस मेम्ब्रेन एमिनो पेप्टिडेज क्यू। ये जीन है दोस्तों, इसके अंदर म्यूटेशन होता है, एक सिंगल बदलाव की वजह से इनका जो कलर है ये चेंज हो जाता है। और जो ये म्यूटेशन होता है, इस जीन में बदलाव जो होता है, इसी बदलाव को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो मेलेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे, ध्यान रखना जहां पे मैं बोलता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस चीज के ऊपर थोड़ा ज्यादा गौर फरमाया करो। ठीक है, अब बात करते हैं सिमिलीपल टाइगर रिजर्व की। तो सिमिलीपल टाइगर रिजर्व को यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व का जो ये कह सकते हो कि अप्रूवल, मतलब एक टाइगर रिजर्व की तरह इसको बोला गया 1956 के अंदर में, प्रोजेक्ट टाइगर के तहत। बाद में इसको एक बायोस्फीयर रिजर्व भी डिक्लेयर किया गया 1994 में। यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का यहाँ पर हिस्सा है सिमिलीपल टाइगर रिजर्व। सिमिलीपल टाइगर रिजर्व कह सकते हो एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत सारे टाइगर्स, एलिफेंट, अलग अलग प्रकार की बर्ड्स और एम्फीबियन के स्पीशीज पाए जाते हैं। और इसी टाइगर रिजर्व में कई सारी ट्राइब्स, यानी 2 ट्राइब्स की बात कर रहे हैं स्पेशली। वो 2 जनजातियों की कम्युनिटी कौन कौन सी है, एक है एरेंगा खारियास ट्राइब और दूसरी है मनकड़ियाक ट्राइब। ये दोनों ट्राइब्स दोस्तों यहाँ पर रहती हैं और वहाँ पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती हैं। नाउ फाइनली बात करते हैं ब्लैक टाइगर के बारे में। वैसे तो पता चल ही चुका है आपको, है ना, क्यों ये ब्लैक है, इसके पीछे का रीज़न यहाँ पर म्यूटेशन है, वो हमने डिस्कस कर लिया। ब्लैक टाइगर्स कोई दूसरी स्पीशी नहीं है, वही टाइगर्स है, बट यहाँ पर इनके जीन में एक बदलाव हुआ और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्यूडो मेलेनिस्टिक प्रोसेस। ठीक है, जिसकी वजह से इनके कलर्स में चेंजेस हो जाते हैं। नाउ आज टाइगर को ही लेकर एक और इम्पॉर्टेंट खबर छपी हुई है और वो भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया, पहले आर्टिकल को इस आर्टिकल से जोड़ना, क्योंकि इस आर्टिकल में लास्ट में मैं आपको एक स्पेसिफिक फैक्ट्स बताऊंगा जहां से क्वेश्चन बनेंगे। दूसरी खबर यह आई है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, अभी तक हम बात कर रहे थे सिमिलीपल टाइगर रिजर्व की, जो कि कहां पर है, ओडिशा में। फिर दूसरा है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ये कहां पर है, यह है बिहार में। ठीक है, नेपाल बॉर्डर और बिहार, नेपाल और बिहार का जो बॉर्डर है ना, वहीं बॉर्डर पर लोकेटेड है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में दोस्तों टाइगर्स की जो संख्या है वो अभी बढ़ती हुई नजर आई है, ये यहां पर बताया गया। क्यों, ये खबरों में क्यों है, क्योंकि खुद टाइगर्स को बचाने वाली जो बॉडी है जिसका नाम है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि टाइगर की पॉपुलेशन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बढ़ी है, क्योंकि 2018 में वहां पे टाइगर्स की संख्या 31 थी और 2023 में यह बढ़कर 54 हो गई है, 54 हो गई है। बिहार की सरकार यहाँ पर वेट कर रही है कि वो इस नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का एक अप्रूवल ले, और अप्रूवल लेने के साथ साथ बिहार में एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको बोलते हैं कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया जाए, जिससे कि बिहार का ये सेकेंड टाइगर रिजर्व हो जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बाद। तो ये कोशिश भी यहाँ पर बिहार सरकार की अभी देखने को मिल रही है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार, क्योंकि इतनी ज़्यादा आबादी बढ़ना, 2018 में 31 और 2023 में 54, क्योंकि बहुत मुश्किल है भाई टाइगर की पॉपुलेशन इंक्रीज होना आज के समय पर, बट यहाँ पे इंक्रीज हुआ, उसके पीछे का रीज़न क्या था, चलो रीज़न समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में सबसे बढ़िया काम यह किया गया, जो सैंड माइनिंग होती है, रेत का जो खनन करा जाता है इलीगल तरीके से, उसको निकाल कर व्यापार चल रहा है, ऐसी स्टोन की माइनिंग होती है। कल मैंने आपको पढ़ाया था सैंड माइनिंग के बारे में, याद होगा आपको। ठीक है, तो जो इलीगल माइनिंग हो रही है दोस्तों, इनके ऊपर बैन लगा दिया गया और प्रॉपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए यहाँ पर।
जिससे क्या हुआ, उस एरिया को प्रोटेक्शन मिला और वहाँ पे प्रॉपर तरीके से जो घासें हैं वो उगती हुई नजर आई। तो ग्रासलैंड का कवर इंक्रीज हुआ, और ग्रासलैंड जब इंक्रीज हुआ तो घास खाने वाले जो जानवर हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़िया हुई। अब जब घास खाने वाले जो जानवर की पॉपुलेशन बढ़िया हुई तो इनके ऊपर जो ये टाइगर्स वगैरह हैं ये अच्छे से जीवित रहे, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये इन्हीं घास खाने वाले जानवरों को खाने का काम करते हैं, हर्बीवोर्स एनिमल्स को खाने का ये काम करते हैं। ठीक है, और इतना ही नहीं दोस्तों, इस रिजर्व में एक और काम किया गया, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज किया गया, लोगों में अवेयरनेस फैलाई गई, और वहाँ पे जो भी एक्टिविटीज़ की जा रही है, माइनिंग एक्टिविटीज़ की जा रही है, उसको कंट्रोल किया गया। इससे क्या हुआ, ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कम हुआ, क्योंकि कई बार ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में इंसान अपनी जान बचाने के लिए टाइगर को मार देता है, तो वो चीज़ें कम हुई। इसकी वजह से भी टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो अभी इंक्रीज हो रही है। और खुद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने दोस्तों इस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को एक वेरी गुड कैटेगरी में रखा हुआ है। अब थोड़ा सा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, वो जानने जरूरी हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व इकलौता टाइगर रिजर्व है बिहार का, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है। दूसरा, ये टाइगर रिजर्व दोस्तों बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और वहीं पर नेपाल के साथ में जो बिहार है वो बॉर्डर को शेयर करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इस टाइगर रिजर्व का जो नॉर्थ वाला रीजन है वो नेपाल से लगता है, और उसका जो वेस्ट वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश से लगता है। क्लियर हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है आगे बताऊंगा। तो एक फॉरेस्ट सर्वे हुआ था, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2021, इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे तो 85.71% ऑफ टोटल एरिया, जो यहां पर आप कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर रीजन का एरिया है, वो फॉरेस्ट कवर से कवर्ड है। और वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे टाइगर हो गया, स्लॉथ, बियर, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, बाइसन, वाइल्ड बोर, इस प्रकार के काफी सारे एनिमल्स देखने को मिल जाते हैं। यहीं पर हाथों हाथ ये भी जान लेते हैं ये एनटीसीए क्या है, क्योंकि इसकी चर्चा हो रही है, ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे बनते हैं। ये सारा डेटा एनटीसीए ने दिया है ना, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने। क्या है एनटीसीए? सबसे पहली चीज, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी दोस्तों एक प्रकार की स्टैच्यूटरी बॉडी है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के माध्यम से बनाया गया है। ठीक है, तो कौन से मंत्रालय के अंडर आता है, ये मंत्रालय का नाम बताया। इस बॉडी को 2005 में बनाया गया था, जब टाइगर टास्क फोर्स ने रिकमेंडेशन दिया कि हाँ इस प्रकार की हमारे पास में बॉडी होनी चाहिए। अब क्योंकि ये स्टैच्यूटरी बॉडी है तो यानी कि किसी कानून के माध्यम से बनाई गई होती, तो कौन सा कानून है, वो है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसके प्रोविजंस के तहत दोस्तों यहाँ पे इस नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को बनाया गया। इस अथॉरिटी का मेन मकसद है टाइगर्स की प्रोटेक्शन करना, उनकी सुरक्षा करना। समझ गए? क्लियर हो गया? आगे आते हैं। अभी हमने पहले वाले आर्टिकल में भी टाइगर की बात करी, इसमें भी टाइगर की बात करी, तो टाइगर को लेकर भी दोस्तों कुछ स्पेसिफिक डेटा है जो आपने पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज, जो टाइगर की सब स्पीशीज हैं, टाइगर को हम बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस टिग्रिस। ठीक है, बाकी इसका प्रोटेक्शन स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोटेक्शन स्टेटस की जब बात करते हैं दोस्तों हम, तो यहाँ पे इन टाइगर्स को IUCN के रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा है, साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 में, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत शेड्यूल 1 में। इस तरीके से इनकी सुरक्षा की गई है। कई सारे कदम उठाए गए टाइगर्स की प्रोटेक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाया गया है ना, उसके अलावा कुछ और कैंपेन चलाए गए। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है ही, प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया, 1973 में लॉन्च किया गया था। टाइगर सेंसस, हर 4 साल में टाइगर की जो संख्या है वो गिनी जाती है। इंडिया में अगर आप देखोगे तो टाइगर की सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन पाई जाती है। भारत में 53 टाइगर रिजर्व्स हैं, है ना, जो रानीपुर है यूपी के अंदर में लेटेस्ट है, नागार्जुना सागर आंध्र प्रदेश के अंदर में, ये अपने आप में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ओरंग असम का जो है स्मॉलेस्ट है। ये कोर एरियाज हैं, ध्यान रखना। टाइगर्स को लेकर इतनी सारी जानकारी है, समझ गए। और टाइगर्स का हैबिटेट कहाँ पे पाए जाते हैं, तो आप देखोगे इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, रशिया, चाइना, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, कैम्बोडिया, लाओस और वियतनाम, इन सभी कंट्रीज में ये टाइगर पाए जाते हैं। ये 13 कंट्रीज हैं जहाँ पर सबसे बढ़िया पॉपुलेशन टाइगर्स की नजर आती है। इतना कुछ बताने के पीछे का रीजन है ये क्वेश्चंस। यूपीएससी ने 2012 में एक सवाल पूछा। सवाल क्या था? कंसिडर द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज। यहाँ पे 4 एरियाज का नाम है, बंदीपुर, भितरकनिका, मानस और साथ ही साथ में सुंदरबन। इनमें चारों में से बताओ कौन कौन से डिक्लेयर्ड टाइगर रिजर्व्स हैं। ठीक है, कुछ टाइगर रिजर्व नहीं होता, कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, तो बताओ इनमें से कौन से 4 ऐसे हैं जो डिक्लेयर टाइगर रिजर्व्स हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 2012 के हिसाब से 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4। बंदीपुर टाइगर रिजर्व है, मानस टाइगर रिजर्व है, सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, भितरकनिका नेशनल पार्क हमको देखने को मिल जाता है। तो डेडिकेटेड टाइगर रिजर्व के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया गया। इतना ही नहीं दोस्तों, यूपीएससी ने 2017 में एक और क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन ये था, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो कौन सा एक ऐसा टाइगर रिजर्व है जो कि ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के बीच में एक बढ़िया लिंक बनाने का काम करता है।
हमारे ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट को जोड़ने का काम करता है। बीच में कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है? वो है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन बन सकता है बिहार वाले बॉर्डर को लेकर, ठीक है, कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जो कि यहाँ पर बिहार में स्पेशली जो नेपाल वाला बॉर्डर है उससे शेयर करता है? तो यहाँ पे ध्यान रखना वो है हमारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, और इतनी नहीं दोस्तों, एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 2020। मतलब देखो ट्रेंड सेट है भाई, लगातार क्वेश्चन बन रहा है। अभी बीच में एक और क्वेश्चन आया था एम स्ट्राइप को लेकर। एम स्ट्राइप टाइगर की पॉपुलेशन को मॉनिटर करने का एक प्रोजेक्ट है, वो क्वेश्चन मैंने लगाया नहीं लेकिन आया हुआ है, आप चेक कर सकते हो एम स्ट्राइप्स को लेकर, ठीक है। तो आप देख पाओगे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए 2012, 17, उसके बाद 2020 में भी सवाल है। अमंग द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व्स विच वन हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट? मेन कोर जो कोर एरिया है टाइगर्स को लेकर वो कौन सा है? तो यहाँ पर वो है नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ये आप देख पाओगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, समझ गए। तो ये आप ट्रेंड देख पा रहे होंगे, ये ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है और ऐसे आगे भी चलने वाला है। इस वजह से बेसिक डेटा जो न्यूज़ में है, टाइगर रिजर्व कोई न्यूज़ में उसका लोकेशन, उसके बारे में कुछ स्पेसिफिक डेटा फैक्ट्स, ये ज़रूरी हैं भाई, प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, समझ गए। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगेन ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करने वाले हैं फेम इंडिया फेज 2 स्कीम के बारे में। इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ है, जरा जान लेते हैं आखिरकार खबरों में क्यों है, क्यों यहाँ पर हम इसका डिस्कशन कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कमेटी ऑन इंडस्ट्री जो है, इन्होंने हाल ही में यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया है कि जो ये फेम स्कीम है, जिसकी फुल फॉर्म है फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, यानी जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ रहा है दोस्तों, उसको कंट्रोल करने के लिए हम अभी एक स्पेशल फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो फेम स्कीम है, इसका मेन मकसद है हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा एडॉप्ट करवाना। हाइब्रिड यानी कि जो कि पेट्रोल से भी चला सकें और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल बिजली से भी चला सकें। तो इस तरीके के व्हीकल्स को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए फेम स्कीम को यहाँ पर स्टार्ट किया गया, समझ गए। अब होता क्या है दोस्तों, ये कमेटी ने बोला कि भैया इस स्कीम को बढ़ाया जाए। क्यों, खत्म हो गई क्या? तो इस स्कीम को दोस्तों अलग अलग फेसेस में लॉन्च किया गया है, वो फेसेस भी डिस्कस करूंगा, प्लीज़ बने रहना, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि यहाँ से मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब ये सुनो, तो कमेटी ने सजेस्ट किया है कि फेम इंडिया फेज 2 स्कीम को, क्योंकि इसका फेज 2 चल रहा है, तो फेज 2 स्कीम का जो डेडलाइन है उसको 3 साल के लिए फर्दर बढ़ा दिया जाए। क्योंकि अभी जो करंट डेडलाइन है इसकी वो है 31 मार्च 2024 तक। इसमें 10,000 करोड़ रुपया खर्चा जा रहा है, तो इसको आगे 3 साल के लिए और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया जाए। ये एक मेन रिकमेंडेशन आया है, जिस वजह से ये प्रॉपर न्यूज़ में है हमारा फेम इंडिया फेज 2 स्कीम। सवाल यह है कि जो ये कमेटी का रिकमेंडेशन है इस स्कीम के अंदर में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, वो रिकमेंडेशन क्या है आखिरकार? पहला, इस कमेटी ने बोला कि जो सब्सिडी हम दे रहे थे इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के ऊपर में, उसको वापस से स्टार्ट किया जाए। क्यों? क्योंकि दोस्तों कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर परचेज कर रहा है तो उसके ऊपर सरकार सपोर्ट कर रही है, सब्सिडी दे रही है, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को परचेज किया जाएगा और पेट्रोल वाले व्हीकल्स कम होंगे, पोल्यूशन कंट्रोल होगा। ये एक मेन पर्पस था। तो यहां पर कमेटी ने सजेस्ट किया है कि भैया जैसे आप सब्सिडी दे रहे थे इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स के ऊपर में, उसको आपने रिड्यूस कर दिया था जून 2023 में, उसको वापस से रीस्टोर किया जाए। क्योंकि इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। जब तक सब्सिडी मिल रही थी, अच्छी खासी सेल हो रही थी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, लेकिन सब्सिडी बंद होते ही ये सेल कम हो गई, समझ गए। तो इस वजह से यहां पर ये जो सब्सिडी है उसको देना बनता है। इतने नहीं दोस्तों, इस स्कीम के ऊपर में जो बजट है उसको भी हमें बढ़ाना होगा ताकि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज़्यादा मार्केट में लेकर आ सकें, ज़्यादा लोगों के पास में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पहुंच सकें। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो सरकार को कहीं ना कहीं एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन लाने चाहिए जो कि सपोर्टिव हो। इस कमेटी का मेन जोर ये भी है कि भाई एक ट्रांसपेरेंट और सरकार के कुछ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस हो जो नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल पर इंडिया को कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक हब बना सकें, ताकि लोग मतलब ऐसे रूल्स एंड नियम जो कि लोगों को उनके इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए काफ़ी आसान लगे, हर कोई व्यक्ति परचेज कर सके, बेनिफिट्स मिल रहे हो, ज़्यादा प्रमोशन हो, ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिससे इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा प्रमोट होंगे और इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल का हब बनता हुआ नजर आएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, इस कमेटी ने यह भी बोला है कि हमें भेल को फंडिंग करनी होगी और चार्जिंग स्टेशंस को ज़्यादा प्रमोट करना होगा। क्योंकि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रहे हो और दूसरी तरफ अगर चार्जिंग स्टेशन ही नहीं है तो उन इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ़ायदा क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशंस भी तो हमारे पास में होने चाहिए ताकि जरी जरी दूरी पर लोग अपने व्हीकल को चार्ज कर सकें। तो इसके लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत सारा पैसा
बहुत सारा पैसा हमें देना होगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को, ताकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल को ज़्यादा पॉपुलराइज कर सकें। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के जो चार्जिंग स्टेशन हैं वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जा सकें, जिससे इसको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। लोग भी तो समझेंगे कि हाँ यार, बहुत सारे चार्जिंग स्टेशन जगह जगह पर प्रेजेंट है, हमारा काम हो जाएगा, हम तो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ये काम करना भी ज़रूरी है। फिर उसके बाद में हमें चार्जिंग स्टेशन इंस्टॉलेशंस को भी इंसेंटिवाइज करना होगा, सपोर्ट करना होगा। जो ये फेम 2 है, इनको कुछ पैसा देना होगा, इंसेंटिवाइज करना होगा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को चार्जिंग स्टेशंस के मामले में। जो विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, इनको सपोर्ट करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चार्जिंग स्टेशंस को ऑपरेट किया जा सके, इनकी ओपनिंग की जा सके। तो सरकार अपने फंड में से ये रिटर्न दे सकती है, सपोर्ट दे सकती है, क्योंकि जिससे कि ज़्यादा चार्जिंग स्टेशंस इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। समझ गए? तो ये रिकमेंडेशन आया है इस स्कीम के तहत। अब दोस्तों, ये फेम इंडिया स्कीम है क्या एग्जैक्टली, पहले अब ये जान लेते हैं। तो फेम इंडिया हमारे नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान का ही एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस स्कीम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स को मार्केट में लेकर आना, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको परचेज करें, उनको सपोर्ट करना, इंसेंटिव्स देना कि भाई आप परचेज करो, जिससे पोल्यूशन कंट्रोल होगा। तो ये जो स्कीम है, ये हाइब्रिड व्हीकल्स को, यानी पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों से चल सके, या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, हर व्हीकल्स को सपोर्ट कर रही है। अब इस स्कीम को भी हमने फेज़ 1 और फेज़ 2 के फॉर्म में लागू किया। फेज़ 1 तो उसका समाप्त हो गया, पहले फेज़ 1 के बारे में बात कर लेते हैं। फेज़ 1 शुरू हुआ था 2015 में और ये कंप्लीट हो चुका था 31 मार्च 2019 में। इसमें 895 करोड़ रुपीस खर्चे गए। जो फेम स्कीम का जो पहला फेज था दोस्तों, यहाँ पर मेन फोकस था हमारा टेक्नोलॉजी के ऊपर डेवलपमेंट करना, डिमांड क्रिएट करना, पायलट प्रोजेक्ट चलाना, डेमो चलाना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। और अचीवमेंट्स कितने हुए हमारे, क्या क्या हासिल किया हमने फेज 1 में? तो पहले फेज में हम लोगों ने लगभग 2.78 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सपोर्ट किया, उसकी डिमांड यहाँ पर क्रिएट की, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाए। 465 जो बसेस हैं उनको यहाँ पे अलग अलग शहरों में चलाया गया इस स्कीम के तहत, इलेक्ट्रिक बसेस को। तो ये बात हुई फेज 1 की। अब बात करते हैं फेज 2 की। तो फेज 2 शुरू हो चुका है, जो खत्म होने वाला है मार्च 2024 में। तो इसी फेज 2 को आगे बढ़ा दिया जाए बाकी 3 साल के लिए, यही यहाँ पर डिमांड उठ रही है। फेज 2 में क्या हुआ, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज है दोस्तों, इन्होंने इस स्कीम को इंप्लीमेंट किया 5 साल के लिए। 1 अप्रैल 2019 में शुरू हुआ, ये 2024 में समाप्त होगी। इसके अंदर 10,000 करोड़ रुपए का अनाउंसमेंट किया गया। और इस फेज का मेनली फोकस है जो डिमांड है ई बसेस की, इलेक्ट्रॉनिक बसेस की, 3 व्हीलर्स की, 4 व्हीलर्स की, कार की, 2 व्हीलर्स की, सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल को मार्केट में लेकर आया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको क्रिएट किया जा सके। तो इसको भी यहाँ पर इस स्कीम के तहत सपोर्ट किया गया। समझ गए? तो इस स्कीम को एक्सपैंड करने की बात की जा रही है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी है फेम इंडिया स्कीम को लेकर। बाकी आप देख पाओगे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएससी के थ्रू 2019 में, जो कि अरे यार एक और क्वेश्चन मैं लेकर आया था, एक सेकंड रुको यार, पता नहीं कहाँ गया, बीच में एक स्लाइड में लग रहा गायब हो गई। तो यहाँ पे आप देख पाओगे 2019 का क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये था, हाउ इज एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल अर्बन मास ट्रांसपोर्टेशन की टू रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। कैसे एक एफिशिएंट और अफोर्डेबल जो ट्रांसपोर्टेशन है ये इंडिया के अंदर में रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंक्रीज कर सकता है। तो ये डायरेक्टली आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। और इस तरीके से यहाँ पर यार इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर एक क्वेश्चन था, मैं लेकर आया था यहाँ पर नीचे, वो भी ऐसी एनिमेटेड के फॉर्म में आता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं टेलीग्राम पे पब्लिश कर दूंगा या कल आपको दिखा दूंगा, डोंट वरी। तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। तो मेंस में 2 बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, आगे भी पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट ईयर आपको क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी। बात कर रहे हैं ट्राइब्यूनल्स के बारे में। अब मैं आपको यहीं पर बताऊंगा ट्राइब्यूनल और कोर्ट में फ़र्क क्या होता है। अभी ट्राइब्यूनल्स न्यूज़ में क्यों बने हुए हैं वो भी जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। पहली चीज़, सवाल यह है कि ये खबर न्यूज़ में क्यों आई है, क्यों है चर्चाओं में। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस देखा, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एयर कॉमोडोर NK शर्मा, 2023 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया, जो ट्राइब्यूनल्स काम करते हैं जो भी प्रॉपर नियम कानून के तहत, तो इन ट्राइब्यूनल्स के पास में ये पावर नहीं है कि वो सरकार को कोई नीति बनाने के लिए डायरेक्शन दे सकें। ठीक है, तो ट्राइब्यूनल्स के पास में पावर है कि वो केस को संभाल सकें। जैसे कोर्ट होता है ना दोस्तों, कोर्ट में केस जाता है, उसकी सुनवाई होती है, जजेस डिस्कस करते हैं, फिर यहाँ पर जस्टिस देते हैं। उस प्रकार का ट्राइब्यूनल भी होता है जो कि दूसरे केसेस को देखने का काम करता है। हर एक केसेस के लिए सेपरेट ट्राइब्यूनल्स आपको बताऊंगा आगे, हर एक फील्ड्स के लिए। तो यहाँ पर एक मैटर आया
एक केस हुआ जिस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट आया बीच में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ट्राइब्यूनल के पास में ये पावर नहीं है कि वो सरकार को क्या करना है, सरकार को कौन सी पॉलिसी बनानी है उसको लेकर डायरेक्शन दे। नहीं, ऐसी पावर ट्राइब्यूनल के पास में नहीं है। ये यहां पर मुद्दा निकल कर आया जिस वजह से ये प्रॉपर न्यूज में बना हुआ है। तो क्या हुआ इस केस में, एनकी शर्मा केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या थी, जरा ये डिस्कस कर लेते हैं। ट्राइब्यूनल, अब ट्राइब्यूनल में अलग अलग फील्ड्स के लिए अलग अलग ट्राइब्यूनल है। फॉर एग्जांपल हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए आर्म्ड फोर्स ट्राइब्यूनल देखने को मिलता है। तो ये इसके माध्यम से केस हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चाहे वो कोई सा भी ट्राइब्यूनल हो, चाहे वो आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल ही क्यों ना हो, इसके पास में ये पावर नहीं है कि वो सरकार को क्या पॉलिसीज बनानी है या कौन सी पॉलिसी बनानी है इसको लेकर डायरेक्ट कर सके, इसको लेकर बता सके। ऐसी पावर इनके पास में नहीं है। पॉलिसी बनाने को लेकर जो ये पावर है वो यहाँ पर जुडिशरी के डोमेन में है ही नहीं कि वो सरकार के ऊपर जोर दे सके कि हाँ सरकार को ये पॉलिसी बनानी चाहिए। तो ट्राइब्यूनल के पास में भी कोई इस प्रकार का हक नहीं है। और केवल बात इन ट्राइब्यूनल की नहीं है दोस्तों, ये वाली जो पावर है वो पावर हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास में भी नहीं है। और एडिशनली जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के पास में जो पावर आती है वो कहाँ से आती है, हमारे संविधान के आर्टिकल 226 से आती है। ठीक है, अब जो पावर आती है इनके पास में, उसमें भी हाई कोर्ट के पास में भी पावर नहीं है कि वो गवर्नमेंट को या फिर उनके डिपार्टमेंट को एक पर्टिकुलर पॉलिसी क्रिएट करने के लिए डायरेक्ट कर सकें। वही बताया कि आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कि हाई कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट द गवर्नमेंट और इट्स डिपार्टमेंट टू क्रिएट अ पर्टिकुलर पॉलिसी। समझ गए? चलिए आगे आते हैं। उसके बाद दोस्तों बोला जा रहा है कि आर्टिकल 226 के तहत ही हाई कोर्ट के पास में ऑथोरिटी है, पावर है लॉ सूट लाने की सरकार की किसी कंपनी के खिलाफ। मान लो सरकार की कोई कंपनी है जिसने किसी इंसान के जो राइट्स हैं, उसके जो फ्रीडम्स हैं, उसका उल्लंघन किया है, तब तो ऑब्वियस ही बात है कोर्ट आएगा बीच में, क्योंकि कोर्ट का मेन काम है लोगों के राइट्स, जो लोगों के हक हैं, लोगों का फ्रीडम है, उसको प्रोटेक्शन देना, उसकी सुरक्षा करना। तब तो हाई कोर्ट बीच में आएगा, ये पावर है हाई कोर्ट के पास में। लेकिन सरकार को कौन सी पॉलिसी बनानी चाहिए, क्रिएशन ऑफ पॉलिसीज की पावर इनके पास में नहीं है। समझ गए? अब सवाल यह है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग हो गई, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो गया, क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ बेसिक चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है ट्राइब्यूनल। क्या है ट्राइब्यूनल, संविधान में कहां पर है, कैसे काम करता है, किस फील्ड के लिए कौन सा ट्राइब्यूनल है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ट्राइब्यूनल एक कासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी हमारे कोर्ट की तरह ही है, लेकिन कोर्ट जैसी पावर्स इनके पास में नहीं है, बहुत कम पावर्स हैं। जिनका मेन काम है केवल कोई एडमिनिस्ट्रेटिव से संबंधित इशू है या टैक्स से संबंधित कोई विवाद हो चुका है तो ऐसे केसेस को देखना, दोनों पार्टीज के बीच में यहाँ पर एक पूरा का पूरा मामला उसको सुलझाना। संविधान में कहां पर है, क्या आपसे देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 3 लाइन लिख लेना। क्या ट्राइब्यूनल हमारे ओरिजिनल संविधान का हिस्सा है? कहोगे नहीं, ऐसा नहीं है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा ट्राइब्यूनल कभी नहीं था दोस्तों। ट्राइब्यूनल वर्ड जो है बाद में ऐड हुआ। कब? जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, भारतीय संविधान में हमने एक संशोधन, एक बदलाव किया। वो संशोधन कौन सा था? वो था 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 42वां संशोधन आया 1976 में। और इसी संशोधन के माध्यम से ट्राइब्यूनल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया। नहीं तो फिर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइब्यूनल वर्ड नहीं था, ना ही उसका हिस्सा था। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ, अमेंडमेंट होने के बाद में क्या हुआ, आर्टिकल 323A आ गया। अब ये आर्टिकल डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को लेकर। फिर इसके साथ एक और आर्टिकल आया, आर्टिकल 323B। ये डील करता है ट्राइब्यूनल्स फॉर अदर मैटर। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स होंगे वो आर्टिकल 323A, और बाकी सारे मैटर्स को लेकर जो ट्राइब्यूनल्स होंगे वो आर्टिकल 323B के तहत आएंगे। क्लियर? अब बाकी सारे अदर मैटर्स की जब बात आती है तो दोस्तों आर्टिकल 323B के तहत जो हमारी पार्लियामेंट है और जो हमारी स्टेट लेजिस्लेचर है, विधानसभा है, इनके पास में पावर है कि वो ट्राइब्यूनल्स को एस्टेब्लिश कर सकें अलग अलग मैटर्स के लिए। कौन से मैटर के लिए? फॉर एग्जांपल मान लो कोई टैक्स का मुद्दा आ चुका है तो उसके लिए ट्राइब्यूनल बनाया जाए। फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का मुद्दा है, इंडस्ट्रियल या लेबर का इशू है, लैंड रिफॉर्म्स का कोई मुद्दा है, अर्बन प्रॉपर्टी का कोई मुद्दा है, इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स का कोई मुद्दा है, फूड स्टफ, रेंट और टेनेंसी राइट्स का कोई मुद्दा है। तो ऐसे अगर कोई पर्टिकुलर इशूज़ हैं तो इस इशू को देखते हुए आर्टिकल 323B के तहत जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर है, इनके पास में पावर है कि वो एक ट्राइब्यूनल को एस्टेब्लिश कर सके ताकि इन मुद्दों को सुलझाया जा सके। ठीक है?
लेकिन आर्टिकल 323 जो ए है वो केवल और केवल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल को लेकर डील करता है, और बाकी जितने भी बाकी मैटर्स होंगे वो सब आर्टिकल 323 बी के तहत यहाँ पर डील किए जाते हैं। समझ गए? तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है ये आपको क्लियरली समझ में आया होगा। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो आर्टिकल 323 ए है ये केवल और केवल एक ट्राइब्यूनल है हमारे सेंटर के लिए, और एक ट्राइब्यूनल हमारे स्टेट के लिए एस्टेब्लिश किया जा सकता है, या फिर एक ट्राइब्यूनल दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के लिए भी एस्टेब्लिश किया जा सकता है। ये पावर आर्टिकल 323 ए के तहत हमको मिलती है। क्लियर? अब मैं आपको बताता हूँ हमारे संविधान में दोस्तों अलग अलग प्रकार के, हमारे संविधान में कह रहा हूँ, हमारे पास अलग अलग प्रकार के ट्राइब्यूनल्स हैं इंडिया में। जैसे जब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की, तो ये ट्राइब्यूनल जो होते हैं दोस्तों, यहाँ ये कैसे बनते हैं आर्टिकल 323 ए के तहत, अभी आपको पढ़ाया था। इनका मेन काम क्या है? मान लो यहाँ पर कोई डिस्प्यूट है, या फिर कोई कह सकते हो कि जो पब्लिक पोस्ट हैं जो यूनियन और स्टेट गवर्नेंस के अंडर में आ रही हैं, उन पब्लिक पोस्ट को लेकर वो जो इंडिविजुअल्स वहाँ पे काम कर रहे हैं उनके सर्विसेज को लेकर कोई इशू है, उनका रिक्रूटमेंट का कोई इशू है, उनके कोई दिक्कतें हैं, तो वैसे डिस्प्यूट्स को यहाँ पर यह हैंडल करने का काम करता है। ठीक है? और इसमें कुछ और ट्राइब्यूनल्स भी आती हैं। ठीक है? तो अभी मैं आपको दोस्तों बताता हूँ। जैसे एक तो हमने यहाँ पर पढ़ लिया एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। जो सेकंड ट्राइब्यूनल भारत के पास में है वो है वाटर डिस्प्यूट्स ट्राइब्यूनल। आपको पता है हमारे देश में कई सारी नदियाँ हैं, और एक नदी कई सारे राज्यों से गुजर रही होती है, तो एक नदी को लेकर कई सारे राज्य आपस में भिड़ रहे होते हैं। नर्मदा रिवर को लेकर डिस्प्यूट है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान में। ऐसे कई सारे नदियों को लेकर अलग अलग राज्यों में डिस्प्यूट है कि भाई यहाँ पे पानी नहीं छोड़ रहे हैं, हमारे पास पानी नहीं पहुँच पा रहा है। इस प्रकार के कई सारे विवाद है दोस्तों नदियों को लेकर। तो ऐसे विवाद के लिए भी ट्राइब्यूनल बनता है। मैं आपको बताऊं, पार्लियामेंट ने शुरुआत में क्या किया, एक कानून बना दिया जिस कानून का नाम है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956। 1956 में प्रॉपर कानून आया, और इस कानून ने दोस्तों क्या किया, अलग अलग जो नदी के मुद्दे हैं उनके लिए अलग अलग ट्राइब्यूनल्स बनाने की पावर दे दी गई इस कानून के तहत। अब जब अलग अलग कोई मुद्दा आ रहा है, किसी नदी का कोई दूसरा मुद्दा है, उसके लिए दोबारा ट्राइब्यूनल बनाओ, कोई दूसरी नदी है उसके लिए दोबारा ट्राइब्यूनल बनाओ, तो ये जो मैटर है पूरा कॉम्प्लेक्स हो चुका था, बहुत समय लग रहा था इसमें। और जब ये सब कुछ हुआ तो दोस्तों इसी को देखते हुए एक नया अमेंडमेंट बिल लेकर आया गया जिसका नाम था इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट अमेंडमेंट बिल 2019। और ये बिल पास हुआ पार्लियामेंट से, और इस बिल के पास में ये पावर दे दी गई इस बिल के माध्यम से कि भैया जब भी कोई नई नदी का विवाद होगा तो उसके लिए कोई नया ट्राइब्यूनल सेटअप नहीं होगा, हम केवल एक ट्राइब्यूनल बना रहे हैं, स्टैंड अलोन ट्राइब्यूनल। और इसने सारे सेपरेट ट्राइब्यूनल की जो जरूरत है वो खत्म कर दी। एक ट्राइब्यूनल यहाँ पर सारे केसेस को देखना शुरू करेगा। तो ये वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल की बात हुई। इसी तरीके से हमारे पास में एक है आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल। जब दोस्तों आप इसको देखते हो तो ये भी एक मिलिट्री ट्राइब्यूनल इंडिया में, इसको एस्टेब्लिश किया गया है, बनाया गया था आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल एक्ट 2007 के तहत। ये क्या करता है, ये भी एक सीधा पावर देता है किसको लेकर, मान लो कोई डिस्प्यूट है, मान लो जो हमारे पास में आर्मी के लिए एक अलग कानून है आर्मी एक्ट 1950, नेवी का अलग एक्ट है नेवी एक्ट 1957, एयरफोर्स के लिए अलग एक्ट है एयरफोर्स एक्ट 1950। तो इन एक्ट के तहत मान लो कोई कंप्लेंट है, कमीशन, अपॉइंटमेंट, एनरोलमेंट, कंडीशन, कोई मुद्दा है, तो उन मुद्दों को देखने का काम ये आर्म्ड फोर्सेस ट्राइब्यूनल हमारे करते हैं। बात क्लियर हो गई। फिर ऐसे ही हमारे पास में दो ट्राइब्यूनल्स और हैं, एक है एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, और दूसरा है इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल। जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल दोस्तों इसको बनाया गया था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 के तहत। ये एक प्रॉपर ऐसी बॉडी है, ग्रीन वर्ड यूज हो रहा है यानी एनवायरमेंट के लिए है ये बॉडी है जो कि हमारे एनवायरमेंटल जो डिस्प्यूट्स होते हैं दोस्तों उसको सुलझाने के लिए बनाई गई। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का मेन काम है हमारे एनवायरमेंट की सुरक्षा करना, पोल्यूशन को कंट्रोल करना, ये एनजीटी का मेन मकसद है। और वैसे ही फिर इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल बनाया गया। और जो इनकम टैक्स एक्ट है 1967 का, इसी का जो सेक्शन 252 है, ये क्या करता है, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक अपीलेट ट्राइब्यूनल बना सकती है जिसमें कोई जुडिशियल मेंबर्स होंगे, अकाउंटेंट मेंबर्स होंगे, ठीक है, उनके पास में पावर्स होंगी। तो इनकम टैक्स से संबंधित कोई भी इशू है तो दोस्तों वो ये अपीलेट ट्राइब्यूनल के अंदर में देखा जाएगा। समझ गए? तो इस तरीके से ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी के थ्रू साल 2012 में। अब आपको अलग अलग ट्राइब्यूनल्स पता है, कौन कौन से ट्राइब्यूनल इंडिया के पास में है और किस ट्राइब्यूनल का क्या मेन काम है, ये सबको पता है। तो यहां पे सवाल यह था कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 को लाया गया हमारे संविधान के कौन से प्रोविजन को फुलफिल करने के लिए।
ऑप्शन नंबर ए, क्या राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल आया है? ये सही बात है, अभी हमने पढ़ा ही था नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का मेन काम क्या है, एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन करना, तो पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड, क्या इसको बनाया है शेड्यूल्ड एरियाज या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए? ऐसा कुछ हमने पढ़ा ही नहीं अभी। या फिर हमने बनाया है इसको आर्टिकल 243 के तहत जो मेंशन किया गया है ग्राम सभा की पावर्स और फंक्शंस की प्रोटेक्शन के लिए? ऐसा भी कुछ नहीं है। ग्राम सभा का या शेड्यूल्ड ट्राइब्स का कोई लेना देना है ही नहीं नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के साथ में दोस्तों, ये केवल हेल्दी एनवायरनमेंट की बात करता है। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपसे इनकम टैक्स या फिर आर्म फोर्सेज ट्राइब्यूनल या वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल को लेकर क्वेश्चन बन सकते हैं। आप देख पाओगे डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। तो आर्टिकल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन यहाँ पर कह सकते हो क्वेश्चन बनने के चांसेस है यहाँ से, तो आपको पढ़ाया गया। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे न्यूज़पेपर में ये प्रेजेंट है, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास चीज़ें नहीं हैं। पीएम मोदी इनॉग्रेट करने वाले हैं एयरपोर्ट को, अयोध्या रेलवे स्टेशन का भी यहाँ पे पूरा रीडेवलपमेंट हो चुका है, तो रेलवे स्टेशन का भी आप कह सकते हो कि उद्घाटन होने वाला है, एयरपोर्ट का भी उद्घाटन होने वाला है, और एक नई ट्रेन चलाई जाएगी। कल मैंने आपको पढ़ाया था अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। तो इन सब का उद्घाटन होगा 30 दिसंबर को। पूरा रीडेवलपमेंट किया गया, क्योंकि दोस्तों 22 जनवरी की तैयारी चल रही है। 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन होगा अयोध्या के अंदर में, तो उसके लिए यहाँ पर सभी चीज़ पहले से ही एक प्रॉपर सुविधा की जा रही है। रेलवे स्टेशन उद्घाटन होने वाला है, एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है, साथ ही साथ में दोस्तों और भी बहुत सारे जो चीज़ें हैं उसको इनागोरेट करा जाएगा पीएम मोदी के थ्रू। 6 नई जो वंदे भारत ट्रेन है वो भी यहाँ पर चलाई जाएंगी, प्लस नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन वो भी चलने वाली है, जो कम टिकट में यहाँ पर लोग लग्जरियस फीलिंग ले सकते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें होने वाली हैं, तो ये यहाँ पर बताया गया है। अब एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं हमारे पास में, अभी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने दो, ये होने दो, उद्घाटन होने दो, उसके बाद यहाँ पर और भी बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश होंगे, वो सभी चीज़ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। नाउ फाइनली आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन ये था 2011 का कि बताओ इनमें से कौन से लोग हैं जो कि एलिजिबल हैं, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत बेनिफिट्स को उठा सकते हैं। ऐसे कौन से लोग एलिजिबल हैं? तो इसमें सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, किसी भी हाउस होल्ड के जो एडल्ट मेंबर्स हैं वो सभी लोग एलिजिबल हैं एमजी नरेगा के तहत बेनिफिट्स को उठाने के लिए। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी जानकारी आपको मिली होगी। तो वीडियो में जो कंटेंट है वो पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड है, बहुत ध्यान से सुना करो, चीज़ों को यहाँ पर सही से पढ़कर जो पीडीएफ अगर आपको मिलता है उसका यूज़ करा करो। ठीक है, ना मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।